प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी कैडेट्स के संबोधन में एकता के मंत्र को देश का संकल्प और सामर्थ्य बताया। कहा, देश को तोड़ने के लिए ढूंढे जा रहे हैं कई बहाने, मां भारती के सपूतों के बीच पैदा की जा रही है दरारें। पीएम ने एनसीसी के 75 सफल वर्षों के उपलक्ष्य में 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का किया जारी, परेड का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं बल्कि सभ्यता, संस्कृति, सद्भावना और संभावना की एक अभिव्यक्ति। पीएम राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव में हुए शामिल, डूंगरी मंदिर की यज्ञशाला में की पूजा अर्चना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धारवाड़ में राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कर्नाटक कैंपस की रखी आधारशिला। कहा, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीक के आधार पर ही की जा सकती है जांच। भाजपा द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। दो दिवसीय G20 स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक हैदराबाद में हुई शुरू। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में स्टार्टअप्स के योगदान पर चर्चा। भारत के G20 के शेरपा ने कहा, आज के स्टार्टअप भारत और दुनिया के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादकता जैसी समस्याओं का निकाल रहे हैं समाधान। भारतीय वायुसेना ने मुरैना में 2 लड़ाकू विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के दिए निर्देश। कहा, नियमित प्रशिक्षण मिशन पर थे लड़ाकू विमान, 3 में से 1 पायलट की मृत्यु। राजस्थान के भरतपुर में भी एक दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा मिला। राष्ट्रपति भवन के तमाम बागीचों को अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रपति ने अमृत उद्यान का दिया नाम। 31 जनवरी से 26 मार्च तक जनता के लिए खुलेगा अमृत उद्यान। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला रविवार को लखनऊ में। पहले मुकाबले में हार के बाद भारतीय टीम पर जीत का रहेगा दबाव। और स्वराज में इस बार देखिए युवराज नरेंद्र जीत की शौर्य गाथा। स्वराज के लिए जिए हैं, स्वराज के लिए ही मरेंगे का किया था उद्घोष। दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण पर देखिए इस रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे। नमस्कार, डीडी न्यूज के समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली में शामिल हुए। वहां उन्हें एनसीसी कैडेट्स की सलामी ली गई। इसके बाद प्रधानमंत्री को एनसीसी के तीनों स्कंधों और छात्रा कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। परेड में मौजूद कैडेट्स प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित नजर आए। इस मौके पर प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह भी मौजूद थे। इस साल एनसीसी अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों में एनसीसी के विस्तार से बड़ी संख्या में युवा जुड़ रहे हैं। सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों में एनसीसी के विस्तार के अभियान से भी बड़ी संख्या में युवा जुड़ रहे हैं। अभी तक सीमावर्ती और तटवर्ती क्षेत्रों से लगभग 1 लाख कैडेट्स को नामांकित किया गया है। इतनी बड़ी युवा शक्ति जब राष्ट्र निर्माण में जुटेगी, देश के विकास में जुटेगी, तो साथियों बहुत विश्वास से कहता हूं, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाएगा।
प्रधानमंत्री ने एनसीसी के कामयाब 75 वर्षों के उपलक्ष्य में एक विशेष डे कवर और 75 रुपए मूल वर्ग का विशेष रूप से ढाला हुआ स्मारक सिक्का जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश को तोड़ने के लिए कई बहाने ढूंढे जाते हैं। उन्होंने कहा कि लाख कोशिशों के बावजूद भी कभी दरार पैदा नहीं हो सकती। एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्शों को लेकर के देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं। भांति भांति की बातें निकाल करके मां भारती के संतानों के बीच में दूध में दरार करने की कोशिशें हो रही है। लाख कोशिशें हो जाए, मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। और इसके लिए एकता का मंत्र ये बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ा सामर्थ्य है। और कैडेट अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए विविधता में एकता का संदेश देते नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 8 वर्षों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों में बेटियों की संख्या में दोगुनी की वृद्धि हुई है। बीते 8 वर्षों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों में बेटियों की संख्या में लगभग 2 गुनी वृद्धि हुई है। आज आप देखिए, सेना के तीनों अंगों में अग्रिम मोर्चे पर महिलाओं की तैनाती का रास्ता खुल चुका है। आज महिलाएं भारतीय नौसेना में पहली बार अग्निवीर के रूप में, नाविक के रूप में शामिल हुई है। महिलाओं ने सशस्त्र बलों में लड़ाकू भूमिकाओं में भी प्रवेश करना शुरू किया है। इस अवसर पर कन्याकुमारी से शुरू हुई यूनिटी ऑफ फ्लेम रन प्रधानमंत्री को मशाल सौंपने के साथ संपन्न हुई। और वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भारतीय भावना के अनुरूप 19 देशों के 196 अधिकारियों और कैडेट्स ने भी इस समारोह में हिस्सा लिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स को पुरस्कृत भी किया। भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव समारोह में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के भीलवाड़ा पहुंचे। इस मौके पर पीएम ने कहा कि भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं बल्कि सभ्यता, संस्कृति, सद्भावना और संभावना की अभिव्यक्ति है। पीएम मोदी ने देश के हजारों वर्ष की यात्रा में समाज शक्ति की भूमिका को अहम बताया। भगवान देवनारायण भी ऊर्जा पुंज थे, अवतार थे, जिन्होंने अत्याचारियों से हमारे जीवन और हमारी संस्कृति की रक्षा के रूप में मात्र 31 वर्ष की आयु बिताकर जनमानस में अमर हो जाना सर्वसिद्ध अवतार के लिए ही संभव है। भगवान देवनारायण ने जो रास्ता दिखाया वो सबके साथ से सबके विकास का है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। राजस्थान के भीलवाड़ा में लाखों की तादाद में पहुंचे लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम मोदी ने जनता से मिले इस अपार स्नेह का हाथ हिलाकर अभिवादन किया।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जन कल्याण के लिए समर्पित भगवान देवनारायण को याद करते हुए कहा कि उन्होंने जो सबका साथ सबका विकास का रास्ता दिखाया था, आज देश उसी मार्ग पर अग्रसर है। भारत की हजारों वर्षों की यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण रही सामाजिक शक्ति की भूमिका का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8-9 वर्षों में समाज के हर वंचित वर्ग के उत्थान के लिए प्रयास किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को भी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई। भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता की, संस्कृति की, सद्भावना की, संभावना की एक अभिव्यक्ति है। इसलिए आज भारत अपने वैभवशाली भविष्य की नींव रख रहा है और जानते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा, सबसे बड़ी शक्ति हमारे समाज की शक्ति है। पीएम मोदी ने कहा कि पशुधन हमारी परंपरा और आस्था का ही नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी मजबूत हिस्सा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालासेरी मंदिर पहुंचकर भगवान देव नारायण जी की पूजा अर्चना भी की। मालासेरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री ने महायज्ञ में आहुति भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान देव नारायण जी का केवल 31 वर्ष की उम्र में अमर हो जाना ये सिद्ध करता है कि वो अवतार थे। माना जाता है कि देव नारायण जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिनके पास कई दैवीय शक्तियां भी थी। साथ ही साथ वे एक बड़े गोरक्षक के रूप में भी पूजे जाते हैं, जिनके पास 1 लाख से ज्यादा गायें थी। भगवान देव नारायण को एक योद्धा के तौर पर भी पूजा जाता है, जिन्होंने उस समय विदेशी घुसपैठियों को करारा जवाब दिया था। गौरतलब है कि आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद ये पहला मौका था जब गुर्जर समाज के आराध्य देव की जन्मस्थली पर बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान देव नारायण जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने भीलवाड़ा के मालासेरी डूंगरी में जुटी जनता का अभिवादन किया। भीलवाड़ा राजस्थान से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं। कर्नाटक के आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को धार देते हुए गृह मंत्री ने बेलगावी में एक जनसभा को संबोधित किया और धारवाड़ के कुंडगोल में रोड शो किया। उन्होंने धारवाड़ में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान केंद्र का उद्घाटन भी किया। गृह मंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत हुबली से की। कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के धारवाड़ में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए फॉरेंसिक विज्ञान सबसे सही रास्ता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बाद कर्नाटक दूसरा राज्य बन गया है जिसने शहरी इलाके में होने वाले 6 साल और उससे ज्यादा सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक विज्ञान के विशेषज्ञ द्वारा जांच कराने को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि अगले 5 सालों में भारत ही एक ऐसा देश होगा जहां से दुनिया के सबसे ज्यादा फॉरेंसिक विशेषज्ञ निकलेंगे। बहुत जरूरी है कि 6 साल और 6 साल से ज्यादा जिस अपराध में सजा है वो सभी क्राइम सीन पर सबसे पहले फॉरेंसिक साइंस के ऑफिसर को। मुझे आज आनंद है कि दिल्ली के बाद कर्नाटक दूसरा राज्य बना है जिसने अर्बन एरिया के अंदर 6 साल से ज्यादा सजा वाले सभी क्राइम के अंदर फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट की विजिट को कंपलसरी कर दिया है। बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धारवाड़ के कुंडगोल में रोड शो किया। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता येदियुरप्पा भी रोड शो में शामिल हुए। साथ ही बेलगाम में एक जनसभा को संबोधित किया।
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कर्नाटक दौरे की शुरुआत हुबली में केएलई सोसाइटी के बीवीबी इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टेडियम के उद्घाटन से की। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के इस 75 साल की यात्रा में भारत ने पूरे विश्व में अहम स्थान बनाने के लिए साथ ही दुनिया को भारत की क्षमता से परिचित कराया है। उन्होंने कहा कि यदि आप देश के लिए अपना जीवन बलिदान नहीं कर सकते तो अपना जीवन अपने देश के लिए जिए और इसे दुनिया का नंबर 1 देश बनाएं। ब्यूरो इनपुट के साथ आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय वायुसेना के 2 विमान आज दुर्घटनाग्रस्त हो गए। ग्वालियर वायुसेना एयरबेस से उड़ान भरने के बाद सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस हादसे में एक पायलट शहीद हो गया। मध्य प्रदेश के मुरैना के पास सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान शनिवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। खबरों के मुताबिक ग्वालियर वायुसेना एयरबेस से सुबह उड़ान भरने के बाद यह हादसा हुआ। विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर पहुंची और प्रशासन को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों के मुताबिक विमान में आसमान में ही आग लग गई थी और देखते ही देखते जलता हुआ फाइटर जेट नीचे आ गिरा। मैंने ये देखा था एकदम आग लगती हुई जा रही थी तो एक आगे निकल गया था। फिर बाद में ये पता लगा कि ये एक दोनों प्लेन टकराने से यहाँ एक गिर पड़ा। मैं यहाँ पर घर पे था तो देखा मिराज ऊपर उड़ रहा था, उसमें आग लग रही थी। आग लगते हुए वो आया नीचे और पास में आके जंगल में गिर गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना को दुखद बताया। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मुरैना के कैलारस के पास वायुसेना के सुखोई 30 और मिराज 2000 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर अत्यंत दुखद है। मैंने स्थानीय प्रशासन को त्वरित बचाव एवं राहत कार्य में वायुसेना के सहयोग के निर्देश दिए हैं। स्थानीय प्रशासन ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और राहत और बचाव के काम को तत्परता के साथ संभाला। मुरैना प्रशासन ने बताया कि दुर्घटना के बाद 2 पायलट मिल गए हैं जो हादसे के बाद विमान से कूदने में सफल रहे। जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई एयरफोर्स के माध्यम से, उसमें 2 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व हैं, एक सुखोई है और एक मिराज है। 3 पायलट थे, 2 पायलट सेफ्टी इजेक्ट कर गए थे। वो लोग इंजर्ड पाए गए थे लेकिन सेफ थे, उनको एयरलिफ्ट कराया जा चुका है। इस बीच राजस्थान के भरतपुर में एक विमान का मलबा मिला है। स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव के काम को संभाला। मौके पर वायुसेना के अधिकारी भी पहुंचे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ सुधीर यादव और मध्य प्रदेश से अजीत द्विवेदी, राजस्थान से धर्मेश भारती की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और समूह 20 देशों की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है और इससे जुड़े संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। इसी के तहत स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक शनिवार को हैदराबाद में शुरू हुई। बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक देशों के विशेष आमंत्रित सदस्य हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें स्टार्टअप को सहयोग देने के लिए वैश्विक विमर्श, ग्लोबल नैरेटिव का सृजन किए जाने की उम्मीद है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक हैदराबाद में शुरू हो गई है। इस बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक देशों के विशेष आमंत्रित सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा भारत स्टार्टअप के साझेदार भी शामिल हैं। बैठक में स्टार्टअप को सहयोग देने और स्टार्टअप, कॉर्पोरेट, निवेशकों, नवाचार एजेंसियों और प्रमुख पक्षों के लिए वैश्विक विमर्श, ग्लोबल नैरेटिव का सृजन किए जाने की उम्मीद है। G20 फर्स्ट इंसेप्शन मीट के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत में दुनिया में स्टार्टअप की 3री सबसे बड़ी संख्या है। हमारे युवा जॉब होल्डर के बजाय जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं। India is the ideal location for today's startup engagement group meeting. Today, India has a third highest number of unicorns, third highest number of startups. Matter of the time before India leads to this list. Through these startups, our youth want to become a job creators instead of being a job holder. भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज आपदा से अवसर की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। Every crisis is an opportunity, and I think in the midst of crisis, the biggest challenge is to do technological disruption and to do innovation. And this is the startup engagement group is India's innovation to the G20 movement. It's the first engagement group which drives
technology, innovation and the startup movement. And this is born out of India's conviction that the world needs more and more of technology, the world needs more disruption, the world needs young entrepreneur, and to drive the world out of the present recessionary trend, you need a range of young entrepreneurs in a vast range of new areas of growth to be able to accelerate the pace of inclusive, resilient and sustainable growth. उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए परामर्शकर्ताओं, निवेशकों और उद्यमियों के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के सृजन की अपील की। इस बैठक का आयोजन स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स, निवेशकों, नवाचार एजेंसियों और अन्य प्रमुख इकोसिस्टम हितधारकों के बीच संयोजन को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक नैरेटिव का सृजन करेगा। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप सर्वसम्मति आधारित परिभाषाओं के माध्यम से वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम को संयोजित करने के लिए काम करेगा और अवसरों की खोज करने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच ज्ञान साझा करने के वैश्विक समुदाय को बढ़ावा देगा। हैदराबाद से सुप्रशांति की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास 31 जनवरी से 2 फरवरी तक अपने रिसर्च पार्क में शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका पर एक G20 संगोष्ठी का आयोजन करेगा। इसका मकसद G20 सदस्य देशों में शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए नीतियों की पहचान करना है। G20 सेमिनार शेरपा ट्रैक पहली एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग के हिस्से के रूप में इसे IIT मद्रास रिसर्च पार्क में आयोजित किया जाएगा। G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत शिक्षा कार्य समूह का मुख्य उद्देश्य G20 सदस्य देशों में शैक्षिक संस्थानों के बीच संभावित अनुसंधान और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रों और विषयों की पहचान करना है। The seminar is basically intended towards how digital technology can be used in the context of education. So there is also an education component in what we call as the Sustainable Development Goals of United Nations, SDG 4, which talks about equitable quality education access to all. So that being one agreed goal across the world, everybody wants to comply with it. Now there would be a need for us to look at how this whole process can involve, how the whole world can benefit to meet the sustainable development goal, and how will we work together towards achieving that goal. This is broadly what we want to get out of this seminar. और राष्ट्रपति भवन परिसर में मौजूद तमाम बागीचों और उद्यानों को अब एक ही नाम यानी अमृत उद्यान से जाना जाएगा। राष्ट्रपति की उप प्रेस सचिव नाविका गुप्ता ने इस बारे में जानकारी दी कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के सब बागीचों का नाम अमृत उद्यान कर दिया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि इस साल 31 जनवरी से 26 मार्च तक जनता के लिए अमृत उद्यान खुला रहेगा। इसके बाद 28 मार्च को सिर्फ किसानों के लिए और 29 मार्च को दिव्यांग जनों के लिए यह गार्डन खोला जाएगा। इसके बाद 30 मार्च को पुलिस, सुरक्षा बल और सेना के परिवारों को गार्डन में एंट्री मिलेगी। अमृत उद्यान में उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत होगी जो लोग ऑनलाइन अग्रिम बुकिंग के जरिए पास लेकर आएंगे। और स्वराज के लिए जिए हैं, स्वराज के लिए ही मरेंगे, युवराज नरेंद्र जीत ऐसा किसके सामने कहते हैं? जानने के लिए देखिए दूरदर्शन प्रस्तुति स्वराज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा। इस रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण पर। कंपनी ने कप्तान स्टुअर्ट को सौंप दिया है। इस देश पर पूरी तरह से राज तुम कभी नहीं कर पाओगे। स्वराज के लिए जिए हैं, स्वराज के लिए ही मरेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।